कैसे उनको जो है वो ऐसा ऐसा ये कॉमन ग्राउंड कैसे तलाश करेंगे, इसमें वक्त लगेगा। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ रहिए जनरल साहब, जनरल नईम खालिद साहब। अमेरिका और चीन के डिफेंस पोटेंशियल में अभी भी बहुत फ़र्क है। अमेरिका का प्रेसिडेंट फ्रस्ट्रेटेड है, नवंबर इलेक्शन से पहले चाइना कार्ड प्ले करना चाह रहा है। आपको लगता है कि साउथ चाइना सी के अंदर कोई हालात किसी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, पूरी कोशिश चाइना की तो ये होगी कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ना हो। वो ठीक है, उन्होंने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया है, लेकिन अभी भी उनका यही कोशिश होगी कि ये कन्फ्रंटेशन ना हो, बिकॉज अभी उन्होंने कुछ और फासला तय करना है। लेकिन जहाँ तक अमेरिकन पोटेंशियल की बात है, अगर आप देखें कि सीरिया में क्या हुआ, अगर आप देखें कि यमन में क्या हुआ, और अगर आप देखें कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, तो वो पोटेंशियल अभी वेनिंग पोटेंशियल है। मतलब जो आजकल जंगों के तरीके बदल रहे हैं, अमेरिका उसमें सबसे आगे है, सामने की जंग को जानता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उसको भी सोचना पड़ेगा। ये अगर 5-10 साल पहले कन्फ्रंटेशन चाइना के साथ ओपन कर लेता तो शायद चाइना को दबा लेता। अब वो मौका हाथ से गंवा बैठा है। चाइना जो है अब नहज पे पहुंच गया है कि अब किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन जो है वो बहुत महंगी साबित हो सकती है। और ये जो अभी बात क्वाड की कर रहे थे, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, इसमें सबसे ज़्यादा नाजुक सूरत हाल हिंदुस्तान ही की है, वो एक्चुअली हील है इस क्वाड का, क्योंकि हिंदुस्तान ने मुतनफ़र किया है, यूँ समझे कि मायूस किया है अमेरिका को। एक तो अफगानिस्तान के सिलसिले में, जहाँ वो चाहते थे कि वो ज़्यादा फाल रोल अदा करे। ये आप क्यों कहते हैं कि मायूस किया है? जी, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अमेरिका चाह रहा था कि चूंकि वो इस इलाके में उनको पुलिसमैन भी बनाना चाह रहा है और अगेंस्ट चाइना भी खड़ा करना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा था कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान कोई अच्छा फाल रोल अदा करे और वो जो वैक्यूम है उसको फिल करने की कोशिश करे। उन्होंने उसको झंडी करा दी। उसके बाद जब स्टैंड ऑफ हुआ चाइना और हिंदुस्तान का, तो जो हशर उनका हुआ उस पर भी वो हैरान हुए कि ये अगर ये इतना काम भी नहीं कर सके तो हमारे किस किस्म के हरीफ हैं। फिर अभी अंदर से, जैसे अभी नजमुद्दीन शेख साहब भी कह रहे थे कि अंदर से हिंदुस्तान के ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जी हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका ने अभी तक पाकिस्तान के पुश से हाथ उठाया नहीं है। अभी भी आप देखते हैं कि वो हमारी तरफ नजर इल्तफात जो है उनकी कभी कभी आ जाती है। तो अमेरिका जो पावर, उसके जो स्ट्रैंड हैं पावर के, उसमें सबसे बड़ा तो जियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जिसको वो कंट्रोल करता है पेट्रो डॉलर्स के जरिए, IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक वगैरह के जरिए। उसमें अभी चाइना काफ़ी पीछे है। उसके अलावा जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं अमेरिका के पास जैसे इंटरनेट है, GPS है, उसमें कोशिश तो कर रहा है चीन, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी खला में और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन वो जंग शुरू हो चुकी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोल्ड वॉर है, बल्कि कोल्ड वॉर प्लस होगी क्योंकि इसमें थोड़े से और चीज़ें भी शुरू होंगी। तो पाकिस्तान को बड़ा देखभाल के अभी कदम रखना है कि भाई अभी हम ऐसे खित्ते में हैं कि कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम बैलेंस रखें और किसी तरफ ना झुकें। लेकिन ये कब तक कर पाएंगे ये नजमुद्दीन शेख साहब बेहतर बता सकते हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ज़्यादा देर हम ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर पाएंगे। और अब वो ज़माना नहीं है कि हम ब्रिज थे बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, अब ज़्यादा देर बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर सकेंगे। मेरे साथ रहिए। बहुत ही मेरे जलसा बहुत ही ब्रेक लेते हैं। बहुत ही गंभीर, बहुत ही पेचीदा सूरत हाल डेवलप कर चुकी है। पाकिस्तान एक रॉक सॉलिड चाइनीज़ एलाय है। पाकिस्तान के बहुत बड़े इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर, CPEC के शक्ल में। अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी एक तरफ और चीन एक तरफ, एक बहुत बड़ी इक्तिसादी जंग जो है उसका कम अज़ कम आगाज़ जो है हो चुका है। जल साहब, मेरे पास अब 2.5-3 मिनट हैं। जिस थियोरेटिकल कॉन्फ्रंटेशन और सिचुएशन का हम मसलसल सुनते थे, जिसकी इंपॉर्टेंस थी CPEC के हवाले से बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, वो टेंशन जो पहले थियोरेटिकल थी, फ्यूचरिस्टिक थी अमेरिका और चीन में, वो टेंशन तो अब एक हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रही है। इसका मतलब है कि CPEC की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती है, अमेरिका का दबाव भी बढ़ेगा। इसे कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को? इसमें तो कोई शक शुबे गुंजाइश नहीं, लेकिन चूंकि मेरा तज़िया ज़रा मुख्तलिफ है अफगानिस्तान के मतलब, मुझे एक दो बातें कहने दीजिए। अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर दो है। एक तो अपने आप को खैर आफियत से यहाँ से निकाल ले, और दूसरा यहाँ पर टर्मोइल छोड़ जाए अफगानिस्तान में, ताकि यहाँ पर अमन ना हो, क्योंकि उसकी वजूहात वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अमन लाने वाली पावर यहाँ पर काफ़ी मजबूत है, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जो ही यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस निकल जाएंगी, रवैया तालिबान का यकसर तब्दील हो जाएगा।
तालिबान ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं अब्दुल्ला से और बाकी बहुत सारे लोगों से। अशरफ गनी की हैसियत बहुत छोटी हो जाएगी और अशरफ गनी का नामो निशान यहाँ से आपको नजर नहीं आएगा। तो ये जो बातचीत के मामलात हैं ये बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। अफगानिस्तान का नक्शा बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। जरूर ये टर्मोइल में जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये टर्मोइल अफगान मिलकर और ये जो 4 मुल्कों का मैंने नाम लिया ये मिलकर इसको दुरुस्त कर लेंगे। और अमेरिका का ये ख्वाब शायद पूरा नहीं हो सकेगा कि वो यहाँ पर टर्मोइल रखे और CAA के थ्रू ये लगातार करता रहे। CPEC की आपने बात की, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। हिंदुस्तान सख्त उसके खिलाफ है, अमेरिका सख्त उसके खिलाफ है। हमने इसके बावजूद इसको कामयाब बनाना है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें अफगानिस्तान का अमन चाहिए, हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, रूस के साथ, चाइना के साथ और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात और टर्की को मिला लें मजबूत और मजबूत अगर हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह CPEC में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक बात ज़रूर है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस में मगरब ज़दा बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो निकलना नहीं चाह रहे, उस तरफ से अपना रुख मोड़ना नहीं चाह रहे, रुख ईस्ट की तरफ करना नहीं चाह रहे। इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल काम है बाकी कामों के मुकाबले में। हम सीधा चलते हैं अमेरिका में, बॉस्टन में प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब की तरफ। प्रोफेसर आदिल नजम, आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि जो टेंशन्स अब अमेरिका और चीन के दरम्यान में शुरू हो गई हैं वो सिर्फ ट्रंप के इलेक्शन तक के ट्रंप से उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी जब देखते हैं हम जो आप बात कह रहे हैं उसी के पस मंज़र में मेरा सवाल ये है कि अमेरिका दुनिया के ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को, उसके इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है, डॉलर डिनोमिनेशंस को कंट्रोल करता है, और चीन का जो ट्रेड है नॉर्थ अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ, वो चीन की जो खुशहाली है, जो उसकी एक पोजीशन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अमेरिका की जितनी कंपनीज़ हैं, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़ॉन हो, वॉलमार्ट हो, टेस्ला हो, जनरल मोटर्स हो, वो एक ना एक फॉर्म में कहीं सप्लाई चेन की वजह से, कहीं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की वजह से, कहीं मार्केट्स की वजह से चीन पर डिपेंडेंट है। तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसके नताइज क्या निकलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता यार, और इसका भी अच्छा नहीं निकलेगा। इसका नतीजा ये है कि मेरे ख्याल में आप सीट बेल्ट बांध दें, अगले कई साल अमेरिका और चीन के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए जो है आप रोलर कोस्टर पे होंगे। आपने जितनी बातें की तमाम दुरुस्त है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस की बात दुरुस्त है, ट्रेड बैलेंस की बात दुरुस्त है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात दुरुस्त है, लेकिन इनमें से हर बात जो है वो उतनी दुरुस्त नहीं है जितनी 1 साल पहले थी। मतलब ये कि चीन आज इतना डिपेंडेंट नहीं है जितना था। मतलब ये कि चीन की अपनी इकोनॉमी जो है उसने एक अपना एक स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बना लिया है, अफ्रीका में बना लिया, लातीनी अमेरिका में बना लिया, और दूसरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में बना लिया। AIIB जो है, जो चीन का वर्ल्ड बैंक इक्विवेलेंट है, पिछले 5-6 साल से वो एमी तो नहीं बनाया। सो कहने का मकसद ये है, ये जो कार्रवाई तैयारी में थी, ये अब हमें पकती हुई नजर आती है। और डोनाल्ड ट्रंप और कोविड ने ये किया कि इसको जो है ना, इसको हल्की आंच से इसको ऊंची आंच पे कर दिया। सो ये वापस जाती नजर नहीं आती। ये तमाम बातें सही हैं और यही होंगे महाज तब्दील हो जाएंगे। आज से 2 साल पहले भी ये कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट था। अब जो है आप 4 बाहर भी देखते हैं, अब आप भारत भी देखते हैं, अब आप हांगकांग भी देखते हैं, अब आप ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट भी देखते हैं। सो इन अ वे ये जो एस्केलेशन है, ये मतलब नहीं कि कल जंग हो जाएगी, लेकिन ये मतलब जरूर है कि ये एक दूसरी सतह पे आ गई है जहां मल्टीपल डिप्लोमेटिक एंड नॉन डिप्लोमेटिक टूल्स, कॉन्फ्लिक्ट टूल्स विल बी यूज्ड, जिसमें आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, अगर आप पिछले 8-10 महीने में भी देख लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से देख लें या UN सिक्योरिटी काउंसिल में देख लें, कि जिस तरह आपको एक जमाने में चीन और रशिया और अमेरिका की टेंशन नजर आती थी ना, एकदम खुला ये 2 पावर्स हैं, वो में यूनाइटेड नेशन में पहले नहीं नजर आती थी, अब आनी शुरू हो गई। सो ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन इन अ वे कोविड ने इसे बढ़ा दिया। एक अगर आप मुझे गुजारिश दें इसको बात को लिंक करने की, जो पहले हो रही थी भारत के हवाले से, कि भारत इसका एक अहम हिस्सा है, लेकिन उतना अहम नहीं है जितना भारत समझता है। मेरे ख्याल में होगा भी ये कि अमेरिका भारत को बारी बारी कहेगा डू मोर। वो हमें तो आदत है ना, भारत को नहीं है। जब अमेरिका कहेगा भारत को डू मोर और भारत नहीं कर सकेगा डू मोर, तो वहां जो एक टेंशन शुरू होगी, क्योंकि भारत के अपने भी तो मफादात है ना। सो इन अ वे ये, और पाकिस्तान को भी कहेगा, पाकिस्तान को कभी चीन कहेगा डू मोर, कभी भारत कहेगा डू मोर, कभी अमेरिका कहेगा डू मोर।
सो ये मुल्कों के लिए एक मुश्किल मौका होगा, क्योंकि दोनों ये जो बड़ी ताकतें हैं ये अपने जो भी इनको दोस्त समझते हैं, एलाई समझते हैं, यूजफुल कंट्रीज समझते हैं, उन पे प्रेशर डालेंगे। मैं अगर आखिरी एक जुमले का मिसाल दूं, मैं एक सीरीज कर रहा हूँ इंटरव्यूज विद एक्सपर्ट्स। मैंने बात की एडमिरल स्टेवरिडीज से। एडमिरल स्टेवरिडीज जो है वो यूएस के सुप्रीम नेटो कमांडर थे। वो कहते हैं कि कोविड से ये होगा कि हमें अपनी आर्मी करनी पड़ेगी कम, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं क्वाड में, जापान और भारत वगैरह, ये एशिया में हमारा काम करेंगे, राइट? ये वो उस पर कह रहे हैं। सो ऐसा ही होगा, हर एक्सपर्ट ये कह रहा है। जब ऐसा होगा, जब भारत पे वो प्रेशर आएगा कि यार तुम ज्यादा करो इनसे, तो फिर भारत कहेगा कि अच्छा यार मैं अमेरिका के लिए करूं या मेरे अपने जो मसाइल हैं वो कौन से काम है। और इन अ वे पाकिस्तान के साथ भी यही होगा, आपको ताकतें जो हैं वो पुश करेंगी, और यही मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक चैलेंज होगा अगले कई सालों तक। सीट बेल्ट बांध लें, रोलर कोस्टर इज ऑन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदिल नजम।